नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, आज हम कॉलेज लेक्चरर का जो एग्ज़ाम है उसके अंदर प्रथम प्रश्न पत्र है और उसकी प्रथम जो इकाई है, यानी कि 2 प्रश्न पत्र होते हैं। उन दोनों प्रश्न पत्रों में कुल मिला के 10 के लगभग इकाइयाँ, 10 या 11 के लगभग इकाइयाँ हैं और कौन सी इकाई से कितने प्रश्न आते हैं और प्रश्नों का स्तर क्या रहता है और उसमें क्या क्या पार्ट रहते हैं। इस प्रकार से हम सारी इकाइयों के बारे में जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न हैं उनको देखेंगे और ये देखेंगे कि प्रश्न किस प्रकृति के आते हैं और कितने प्रश्न का वेटेज है उसके अंदर रहता है। तो इस वीडियो को ध्यान से सुने। जो पहली बार कॉलेज लेक्चरर की असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं वो भी, और हो सकता है थोड़ा बहुत फ़ायदा उन लोगों को भी हो जो पहले से तैयारी के अंदर हैं, लेकिन उन लोगों की बनिस्बत में उन लोगों के लिए ज़्यादा महत्व देता हूँ इस चीज़ को कि जो नए नए अभी तैयारी कर रहे हैं। साथियों देखिए, इसके अंदर हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारा सिलेबस क्या है। सबसे पहला कार्य यही होना चाहिए कि हमें अपने सिलेबस के बारे में पूर्ण रूप से पता होना चाहिए। एकदम से जैसे ही हम सिलेबस की बात, कोई शब्द हम सुने तो उसके तुरंत बाद हमें याद होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में कितनी इकाइयाँ, पहली इकाई में क्या है, दूसरी इकाई में क्या है, तीसरी इकाई में क्या है और कौन सी इकाई से कितने प्रश्नों का वेटेज हम लेके चलते हैं। और ये जो पहली इकाई है प्रश्न पत्र फर्स्ट की, ये कॉलेज लेक्चरर के साथ साथ में ग्रेड फर्स्ट के लिए, ग्रेड सेकंड के लिए भी उतनी ही उपयोगी है, क्योंकि ग्रेड फर्स्ट और सेकंड के अंदर भी इसमें से प्रश्न है वो करीब करीब आते हैं। खैर चलिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें क्योंकि मैं आगे पूरी 10 इकाइयों का इसी प्रकार से एनालिसिस करूँगा। उसी प्रकार से मैं ये नहीं कहता कि ये सारी चीज़ें मैं अलग से आपको बता रहा हूँ। चीज़ें वही हैं जो पहले के एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं, जो इकाइयों से प्रश्न आने वाले हैं, उनकी संभावना है, उन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा है वो आप बुक्स को पढ़िए। सोशल मीडिया के अंदर जितना ज़्यादा आप जाते जाएंगे उतने ही दलदल में फंसते जाएंगे और हमारी जो पढ़ाई है, मूल पढ़ाई जो है वो दूर हो जाती है। तरह तरह के आपने देखा होगा कि यूट्यूब चैनल्स के ऊपर भ्रामक चीज़ें हैं वो दी जाती हैं, सिलेबस से हट के बहुत सारी चीज़ें बता दी जाती हैं। तो ऐसा मत कीजिए। सिलेक्शन आसान है, लेकिन उसको आसान करने के लिए हमें पिन पॉइंट तैयारी है वो हमेशा करनी चाहिए। मेरा ये मानना है। आप भले चाहे मेरे इस वीडियो को ना देखें, लेकिन आप पिछले एग्ज़ाम्स के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को देखें, किस प्रकार से कितने प्रश्न हैं वो कहाँ से आए हुए हैं। अभी आप देखिए, पहले हम इसको फर्स्ट इकाई के जो सिलेबस है उसको देखते हैं, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा इसमें से कितने प्रश्न है, कहाँ से कितने किस प्रकार के प्रश्न हैं वो आए हुए हैं। सबसे पहले अगर हम देखें इसको, प्रथम प्रश्न पत्र की इकाई फर्स्ट के अंदर, इस इकाई फर्स्ट के दो भाग हैं। एक तो हिंदी भाषा का उद्भव, विकास, उसकी बोलियां वगैरह, इस प्रकार का एक पार्ट तो ये हो गया, और दूसरा पार्ट इसके अंदर है व्याकरण का। ये हमें पता होना चाहिए, यानी कि कहने का आशय है कि व्याकरण के प्रश्न और हिंदी भाषा के उद्भव, विकास, उसकी बोलियां वगैरह, उसके बोलियों के क्षेत्र वगैरह, उनसे संबंधित दो पार्ट इसके अंदर आते हैं। दो पार्टों के अंदर हम देखेंगे कि पिछले 2016 का जो एग्ज़ाम हुआ था और 2020 का जो कॉलेज प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें किस प्रकार के प्रश्न वो पूछे गए। अब देखिए, ग्रेड फर्स्ट और सेकंड के लिए भी व्याकरण का पाठ भी आता है और हिंदी भाषा का उद्भव और विकास भी आता है, तो उनके लिए भी ये प्रश्न उतने ही उपयोगी हैं। 2016 की अगर बात करें हम, अब देखिए हम 2016 की अगर बात करें तो उसमें कितने प्रश्न हमारी इस इकाई से आए थे और किस प्रकार के प्रश्न आए थे, 2020 में किस प्रकार के प्रश्न आए थे, उन सब बातों को हम देखेंगे। सबसे पहले हम सिलेबस को देखते हैं। सिलेबस में फर्स्ट इकाई के अंदर क्या है। फर्स्ट इकाई के अंदर है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियाँ। अब हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियाँ बहुत सारी, 17 बोलियाँ हैं उसके अंदर दी हुई हैं, लेकिन राजस्थानी, ब्रज, खड़ी बोली, अवधी और भोजपुरी, अब इनको सबसे ज़्यादा पढ़ना है हमें। इसके क्षेत्र वगैरह हैं, इनकी उत्पत्ति है, वो सारी चीज़ें, इनका अन्य कोई नाम है या इसके अंदर जो जो भी अन्य बोलियाँ वगैरह हैं, उन सभी को हमें इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। इसके बाद में राजस्थानी भाषा का प्राचीन स्वरूप जो डिंगल का है। अब डिंगल साहित्य से संबंधित जो रचनाएं हैं वो भी पूछी जा सकती हैं
कि इनमें से कौन सी डिंगल साहित्य से संबंधित रचना है वो नहीं है, या डिंगल साहित्य से संबंधित रचना है वो है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी हैं वो इसके अंदर पूछे जा सकते हैं। सॉरी। उसके बाद में अगला जो बिंदु है हमारा राजस्थान की प्रमुख बोलियां। अब इन बोलियों के बारे में भी हमें पूर्ण रूप से वो पता होना चाहिए। मारवाड़ी है, शेखावाटी है, मेवाती, इनके क्षेत्र वगैरह, ढूंढाड़ी है, इनके साहित्य से संबंधित भी हो सकता है प्रश्न वो पूछ लें। हाड़ौती है, मालवी है, बागड़ी है, यानी कि ये 7 बोलियों की यहाँ पर बात है वो बताई गई है। तो इन 7 बोलियों का हमें विस्तृत विवेचन है वो पढ़ना। मैं सारे नोट्स इसके लिखवाऊंगा आपको, कोई चिंता की बात नहीं है। मैं जो नोट्स आपको करवाता हूँ उस नोट से इतर है वो प्रश्न बहुत कम जाने के चांस है, इतना तो मैं कह सकता हूँ। क्योंकि मैंने जो नोट्स तैयार किए हैं लंबे 8 से 10 वर्ष के मेरा अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर तैयार किए हैं। और मैंने भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं वो दिए हैं, तो आप इसको मान के चलिए कि वो नोट्स आपके लिए उपयोगी होंगे। और मैं ये भी नहीं कहता कि वो नोट्स पढ़ें, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेल्फ स्टडी को समय दें, वही ज़्यादा बेटर रहेगी। उसके बाद में है राजभाषा के रूप में हिंदी की संवैधानिक स्थिति तथा मानक हिंदी। अब ये मानक हिंदी वाला शब्द हम इसको इतना इजी ले लेते हैं कि हमें इन चीज़ों का पता ही नहीं रहता कि बाद में क्या इसके अंदर से प्रश्न है वो किस प्रकार के पूछ सकते हैं। उसके बाद में है देवनागरी लिपि की विशेषताएं और मानकीकरण। ये भी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न 2020 के अंदर 3-4 प्रश्न आए थे, काफ़ी अच्छे स्तर के प्रश्न है वो थे। फिर उसके बाद में हिंदी व्याकरण और मानक वर्णमाला। इसके हिंदी व्याकरण के पार्ट है मानक वर्णमाला, शब्द तथा शब्द निर्माण। शब्द तथा शब्द निर्माण के अंदर उपसर्ग है, प्रत्यय है, संधि है, ये सारे के सारे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर भी हैं। उसके बाद में है समास है, वाक्य और वाक्य के भेद है, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि है। इसके अलावा शब्द के व्याकरणिक प्रकार, मैंने आपको बताया था इसके 2 पार्ट हैं। फर्स्ट इकाई के और प्रथम प्रश्न पत्र की फर्स्ट इकाई के 2 भाग है, एक व्याकरण वाला पोर्शन है और एक हमारे हिंदी भाषा का उद्भव और विकास वाला पोर्शन है। तो इसमें देखिए व्याकरण के तकरीबन टॉपिक आ गए, और यहाँ से जो इन सभी को तैयार कर लेता, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की अलग से तैयारी करने की हमें आवश्यकता भी नहीं रहती। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, संबंध सूचक अवयव हैं और समुच्चय बोधक अवयव है। ये सारा का सारा हमारा व्याकरण का पार्ट इसके अंदर है। तो आपने देखा होगा कि इसके अंदर 2 पार्ट हमारे हैं और दोनों पार्ट से अब हम देखते हैं प्रश्न इसके। देखिए 2016 का जो एग्ज़ाम था, उस 16 के एग्ज़ाम के अंदर हिंदी भाषा का उद्भव और विकास से संबंधित हमारे 15 प्रश्न आए थे, और व्याकरण का जो पोर्शन था उसमें से 12 प्रश्न आए थे। यानी कि कुल मिला के हम देखें तो यहाँ पर 27 प्रश्न है वो 2016 वाले एग्ज़ाम के अंदर आए थे। इसी प्रकार से 2020 वाले एग्ज़ाम के अंदर अगर हम देखें, देखिए कई बार व्याकरण का पोर्शन हम ज़्यादा कर देते हैं, कई बार हिंदी भाषा के उद्भव और विकास वाला पोर्शन ज़्यादा कर देते हैं। यहाँ पर देखिए 15 प्रश्न था हिंदी भाषा का उद्भव और विकास वाले पोर्शन से, 2020 के अंदर यहाँ पर 13 प्रश्न थे, और व्याकरण वाला जो पोर्शन था उसमें से 17 प्रश्न थे। यानी कि कुल मिला के 30 प्रश्न है वो यहाँ पर आए। अब हम ये कह सकते हैं कि हर इकाई का वेटेज, क्योंकि 150 प्रश्न होते हैं, तो 150 प्रश्न के अंदर 5 इकाइयाँ इस पार्ट के अंदर फर्स्ट पेपर के अंदर दी हुई हैं, और हर पार्ट से अगर हम लगभग 30 प्रश्न मान के चलें तो 5 इकाइयों से 150 प्रश्न होते हैं। अब उसमें होता क्या है कि कई बार पेपर सेटर है किसी किसी इकाई के अंदर 2-3 प्रश्न है वो ज़्यादा दे देता है। जैसे इसमें 27 प्रश्न आए थे 2016 में, तो ये 3 प्रश्न है वो कहीं ना कहीं दूसरी इकाई के अंदर उसने बढ़ा दिए होंगे, लेकिन लगभग 30 के लगभग प्रश्न है वो इसके अंदर से आते हैं। और व्याकरण का जो पार्ट है वो भी हमें उतना ही पढ़ना है, और हिंदी भाषा का उद्भव और विकास वाला पोर्शन है वो भी हमें उतना ही पढ़ना है, उसको भी इतना ही महत्व देना। ये तो बात हो गई किस प्रश्न किस इकाई से कितने प्रश्न आते हैं, और इस इकाई से हमारे पिछले एग्जाम्स के अंदर कितने प्रश्न आए थे। अब दूसरा बिंदु आता है, हम जब भी तैयारी करें तो ये चीज़ें सबसे पहले हमारी क्लियर होनी चाहिए कि प्रश्नों की प्रकृति क्या होती है, यानी कि कहाँ से किस प्रकार के प्रश्न हैं वो हमसे पूछे जाते हैं। कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारी किताबें पढ़ते जाते हैं और वो वाला पार्ट है वो कई जगहों से, तो उस पार्ट से कभी उसको छुआ ही नहीं गया, तो उस पार्ट को हमें कम महत्व देना चाहिए, और जिस पार्ट को ज़्यादा छुआ गया था उसको ज़्यादा महत्व देना चाहिए। और रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुए उनके अंदर किस भाग से प्रश्न पूछे गए, जैसे मानकीकरण वाला भाग है 2016 में एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया, लेकिन 2020 वाले के अंदर इससे संबंधित 4-5 प्रश्न और अच्छे स्तर के प्रश्न आ गए।
हमने हो सकता है कोई छोड़ दे उसको, तो हमें वो पार्ट है वो अच्छी तरीके से की बार है वो तैयार करना है। प्रश्नों की प्रकृति कैसी होती है, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, और उनमें से इजी कितने प्रश्न आते हैं, और हार्डनेस जो प्रश्नों की होती है कई प्रश्नों की वो किस प्रकार के आते हैं, वो हमें सब कुछ हमें यहाँ पर देखना। मैं यहाँ पर आपको प्रश्न और उसके आंसर है वो बताता जाऊँगा, आप इसको देखते जाना और बाद में अपनी कॉपी के अंदर ये प्रश्न अवश्य ही उतार लें और उनको बार बार देख के, यानी कि अपनी तैयारी है जो सेल्फ स्टडी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दें। मैं लगातार कह रहा हूँ आपको, जब तक आप अपनी सेल्फ स्टडी को महत्व नहीं देंगे तब तक सिलेक्शन बहुत मुश्किल होता है। कोचिंग के आधार पर, सोशल मीडिया के आधार पर हम जो यूट्यूब के ऊपर वीडियोस वगैरह देखते हैं, वो क्या होता है कि कुछ पल के लिए हमें याद रहते हैं, बाद में हम भूल जाते हैं। बार बार हम उसको खुद सेल्फ स्टडी उसकी करेंगे तभी वो चीज़ें हमें याद रहती हैं। और कहते भी हैं कि खुद मरे बिना स्वर्ग है वो कभी नहीं मिलता। खैर चलिए, समय ज़्यादा नहीं खराब करते हुए, जो हमारा पिछला जो पेपर हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 प्रथम प्रश्न पत्र इकाई है जो फर्स्ट है, उस इकाई फर्स्ट में से जो प्रश्न आए थे उन प्रश्नों की हम यहाँ पर बात करेंगे। पहला प्रश्न हमारा है अपभ्रंश की, और ये सारे के सारे उत्तर हैं वो आरपीएससी के आए हुए उत्तर है वो आपको बता रहा हूँ, इसलिए कोई प्रश्न चिन्ह वाली इसके अंदर बात है नहीं है। हो सकता है कहीं पर कोई गलती हो जाए, वो एक अलग बात है। पहला प्रश्न है हमारा, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है। संस्कृत, प्राकृत, पाली, अवहट। ये पहले भी मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया था इस प्रश्न के बारे में, अपभ्रंश की जो अवस्थाएं हैं उनके बारे में, तो इसका उत्तर हो जाएगा अवहट। अगला प्रश्न जो हमारा है, सिंधी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ। ध्यान रखना इस चीज़ का, कई बार कई साथी हैं इसको सिंधी की बजाय हिंदी पढ़ के चले जाते हैं, क्योंकि हिंदी शब्द है वो हमारे इतना जहन के अंदर बैठा हुआ है कि हम इसको हिंदी ही पढ़ लेते हैं। और पहला इसके अंदर दे रखा शौरसेनी अपभ्रंश, और ज़्यादातर शौरसेनी अपभ्रंश की तरफ हमारा हिंदी के उद्भव के अंदर है वो दिमाग का वो ज़्यादा जाता है, तो कई बार साथी इसको करके यहाँ पर सबसे पहले शौरसेनी अपभ्रंश से आ जाते हैं। ये हिंदी नहीं सिंधी है, क्योंकि ये मैंने देखा है अभी एक दो विद्यार्थियों, जब हम पेपर हल कर रहे थे देख रहे थे उस समय में मेरे साथी ने भी वही सिंधी की जगह हिंदी ही इसको पढ़ा था, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना। और सिंधी भाषा का उद्भव है, जन्म है वो अपभ्रंश की किस अवस्था से हुआ, शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, ब्राह्मण, तो इससे ब्राह्मण से हुआ। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरिया ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा। अवहट, पुरानी हिंदी, अपभ्रष्ट, देसी भाषा, तो इसको पुरानी हिंदी के नाम से जाना है। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है। पौमचरियो, पाहुड़ दोहा, भविष्यत कहा, चित्रावली। वैसे देखने के अंदर ये प्रश्न है वो हमारे जो आदिकाल का जो साहित्य है, हिंदी साहित्य के विकास वाला पार्ट है उसके अंदर भी हम इसको ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये उस संदर्भ में नहीं पूछा गया। यहाँ पर ये हिंदी भाषा के उद्भव और विकास के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है। मैं पहले आपको बता चुका कि इस प्रकार के प्रश्न भी आएंगे रचनाओं से संबंधित भी, कि कौन सी रचना किस भाषा से संबंधित है, तो इसके अंदर कौन सा हो जाएगा, चित्रावली। चित्रावली ये आपको वैसे भी पता है, चित्रावली सूफी काव्य से संबंधित है, तो ये कौन सी भाषा के अंदर हो सकती है, अवधि के अंदर उनके अंदर हो सकती है। पौंचरी, पहाड़ दोहा और भविष्यत का, ये तीनों ही अपभ्रंश के उदाहरण हैं। उसके बाद में अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ, एक ये प्रश्न जो है वो अनुच्छेद का एक प्रश्न, अनुच्छेद 343 वाला ये प्रश्न है, हर एग्जाम के अंदर एक प्रश्न है वो हमेशा पूछा जाता है, इसलिए तो साधारण प्रश्न है। अनुच्छेद वाला एक प्रश्न पक्का आएगा आपके किसी भी एग्जाम में हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे कॉलेज लेक्चरर हो। किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी और देवनागरी लिपि को मान्यता दी गई है, तो अनुच्छेद 343 के अंदर। निम्नलिखित में से मानक हिंदी का आदर्श एवं मानक क्षेत्र है। देखिए प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना, मानक हिंदी का आदर्श और मानक क्षेत्र, जो सबसे ज़्यादा मानक है हरियाणा है, मेरठ है, दिल्ली है, हिमाचल प्रदेश है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, मेरठ। अब दिल्ली भी आता है लेकिन यहाँ पर आरपीएससी ने इसको मेरठ है वो माना है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अवधी भाषा का कवि नहीं है। जायसी है, कुतुबुन है, उस्मान है, नंददास है, तो इसके अंदर कौन सा हो जाएगा, नंददास। ये भक्ति काल का कवि है और ये अवधी भाषा का कवि नहीं है, ब्रज भाषा का कवि है। तो ये चीज़ें तो हम हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर ये प्रश्न है वो हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में नहीं पूछे गए, ये हिंदी भाषा के उद्भव और विकास के संदर्भ में वो प्रश्न है वो पूछे गए हैं।
क्योंकि हिंदी भाषा हिंदी साहित्य की इतिहास वाला पोर्शन है, पार्ट सेकंड के अंदर है। प्रश्न पत्र दूसरा जो हमारा, उसके अंदर ज़्यादा पार्ट है, ज़्यादा क्या, उसके अंदर सारा हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वही है। अगला प्रश्न हमारा है, डॉक्टर गिरेसन ने किस भाषा को अंतर्वेदिका नाम है वो दिया है? राजस्थानी, ब्रज भाषा, अवधी, छत्तीसगढ़ी। तो इसके अंदर आ जाएगा ब्रज भाषा को। अगला प्रश्न हमारा है, हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा कहलाती है? हिंदुस्तानी, हिंदुई, रेखता, दक्षिणी। अब इसमें भी बहुत सारे विद्यार्थी हैं वो कन्फ्यूजन में आ जाएंगे। तो हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा हिंदुस्तानी को माना जाता है। ये हमारे हिंदी साहित्य के विकास के अंदर जब हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों का यहाँ पर शासन था और उस समय में ये हिंदी और उर्दू के बीच में जब विवाद चला था, उस समय में इसको हिंदुस्तानी नाम है अंग्रेज़ों ने दिया था। वो बाद में हम इसका पूरा विस्तृत विवेचन पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे तो लंबा हो जाएगा वीडियो फिर। दक्षिणी राजस्थानी की प्रतिनिधि बोली है? मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, हाड़ौती। तो इसके अंदर कौन सा हो जाएगा? मालव जो प्रदेश है तो मालवी हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न जो हमारा है, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है और नहीं वाला भी विशेष ध्यान रखना है। दूसरा, पश्चिमी राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी, ये दो शब्द हैं, ये भी हमें बार बार कन्फ्यूजन करेंगे, क्योंकि इससे दोनों से संबंधित, पश्चिमी हिंदी और पश्चिमी राजस्थानी से संबंधित प्रश्न है वो बार बार यहाँ पर पूछे आपको जाएंगे। खड़ी बोली है, कन्नौजी है, ब्रजभाषा और बघेली। बघेली नहीं है इसके अंदर, ये 1, 2, 3 और ये यहाँ पर ये 4 नंबर है, तो बघेली इसके अंदर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश एवं ब्रजभाषा के योग से कौन सी भाषा बनती है? अपभ्रंश और ब्रजभाषा के योग से कौन सी भाषा हमारी बनती है, ये हमें बताना है। तो ये हो जाएगी, ब्रजभाषा का योग जहाँ पर होता है वो पिंगल होती है, और अपभ्रंश के साथ में जहाँ पर राजस्थानी का संयोग होता है वहाँ पर मारवाड़ी का, या हम कह सकते हैं राजस्थानी का, तो वहाँ पर वो डिंगल हो जाएगी। तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? पिंगल है वो हो जाएगी। 12 प्रश्न हो गए। 13वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हाड़ौती बोली का क्षेत्र नहीं है? हाड़ौती, कोटा, बूंदी, धौलपुर, झालावाड़। तो इसके अंदर कौन सा हो जाएगा? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये वाला क्षेत्र आता है, धौलपुर अलग है, तो इसमें धौलपुर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, कोरवी का संबंध किस उपभाषा से है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी। तो इसमें हो जाएगा पश्चिमी हिंदी, कोरवी। कोरवी ये दूसरी भाषा का दूसरा नाम। अब हमें वो चीज़ें रिकॉल करनी है बार बार। यहाँ पर कोरवी नाम इसका यहाँ पर दे दिया गया, लेकिन ये पश्चिमी हिंदी की ही एक बोली है। अब आपको ढूंढना है, शब्द को याद करना है कि कोरवी किसको नाम दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ? तिलाक्षरा से, ख्रोस्ती से, कुटिल से, रोमन से। तो इसमें कुटिल से इसका हो जाएगा। तो ये 15 प्रश्न थे हमारे हिंदी भाषा का उद्भव और विकास से संबंधित 2016 के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के अंदर पूछे गए थे। 15 प्रश्न इसके अंदर आए थे। यानी कि कहने का अर्थ है कि ये पार्ट बहुत अच्छी तरीके से हमें तैयार है वो करना है। उसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 के अंदर पहली इकाई का ही पार्ट चल रहा, 15 वो हो गई, और 12 प्रश्न अभी व्याकरण के इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये वाला जो प्रश्न पत्र है, इकाई फर्स्ट व्याकरण प्रश्नोत्तर कौन कौन से इसके अंदर आए थे उस समय में। उच्छिष्ट शब्द का संधि सही संधि विच्छेद होगा। उच्छिष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद क्या? उत जोड़ शिष्ट हो जाएगा। बहुत साधारण से प्रश्न है ये। निम्नलिखित में व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। वांग्मय, उच्छृंखल, सृष्टि, पुरस्कार। इसके अंदर कौन सा हो जाएगा? व्यंजन संधि का उदाहरण पुरस्कार हो जाएगा। नहीं है, नहीं है पूछा गया, बाकी ये तो है ही व्यंजन संधि के ही हैं। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा पद बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? मुरारी, नीलकंठ, आजन्म, त्रिभुवन। तो तीसरे प्रश्न के अंदर हो जाएगा मुरारी। तो मुरारी समास का उदाहरण है, इसके अंदर है पूछा गया, ऊपर वाले में नहीं है पूछा गया था। नीलकंठ, त्रिभुवन, आजन्म ये सारे के सारे बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। इसके बाद में अगला प्रश्न चौथा है, वो प्रश्न है, कौन सा शब्द अभि उपसर्ग से निर्मित नहीं है? अभिशाप, अभिभाषण, अभिमान, अभिन्नता। तो चौथे प्रश्न के अंदर हो जाएगा अभिन्नता। अलग ही दिखाई दे रहा है ए वाला पार्ट इसके अंदर, बाकी के अंदर अभिभाषण, अभिशाप, अभिमान ये सारे के सारे अभि उपसर्ग के उदाहरण निर्मित नहीं है पूछा गया यहाँ पर।
तो इसका उत्तर 4 नंबर हो जाएगा। 5वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय रहित शब्द है सैंधव यादव। प्रत्यय रहित पूछा गया है इसके अंदर। सैंधव है, यादव है, किताब है, दैत्य है। इसके अंदर देखो दीति से दैत्य बन गया, यदु से सिंधु से, तो यहाँ पर ये किताब शब्द है, ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रत्यय रहित शब्द यही है। इसके बाद में निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। देखिए हमें क्या करना चाहिए, होना ये चाहिए कि हम जब भी इस वीडियो को देखें तो हमें पॉज करना चाहिए, फिर उसके बाद में पहले अपने आंसर सोचने चाहिए और उसके बाद में उसका उत्तर है वो हमें साथ साथ में लिखते रहना चाहिए, ताकि हमें ये एनालिसिस होगा हमारा कि पिछले एग्जाम्स के जो पेपर आए थे उनमें से हम कितना कुछ कर पा रहे हैं, अभी हमारी तैयारी किस स्तर के ऊपर है। जो मनुष्य विद्वान होता है उसका सभी सम्मान करते हैं, इसलिए सारे प्रश्नों के पहले नंबर लिख लीजिए, 1 2 3 4 5। जैसे 15 प्रश्न है हिंदी भाषा के थे, व्याकरण के 12 प्रश्न वो वीडियो के शुरू में मैंने आपको बता दिए थे। फिर 2020 वाले के अंदर 13 प्रश्न थे, 2020 जो व्याकरण वाला पार्ट था उसके 17 प्रश्न थे, और इसके आगे मैंने 34 प्रश्न है वो और भी जो सेकंड ग्रेड के अंदर आए हुए प्रश्न है वो भी मैंने और भी करवाए हैं। तो वो प्रश्न है वो 34 नंबर हमें डाल के उसके अंदर साथ साथ में हमें खुद का एनालिसिस है वो करना चाहिए, मेरा ये मानना है। बाकी तो आपकी इच्छा है, जो भी करें आप। इससे क्या हो कि आपका अभ्यास अच्छा होगा। जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। मैं कश्मीर गया था और वहाँ से फल ले आया। सेठ जानता है कि नौकर, नौकरी नहीं है नौकर है, नौकर ईमानदार है। तो ये जो प्रश्न है 6 का, इसके अंदर कौन सा उत्तर इसके अंदर हो जाएगा? तीसरा प्रश्न, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। मैं कश्मीर गया था और शब्द लगा, अलग अलग 2 वाक्य संयुक्त वाक्य से और विभक्ति से जुड़े हुए सीधे सीधे से प्रश्न है। 7वां प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? अब हमें होना ये चाहिए कि सबसे पहले हमें इसको देखना चाहिए, इसके साथ के शब्द और लिखने चाहिए, इसी प्रकृति के शब्द हैं वो हमें और लिख लेने चाहिए हमारी कॉपी के अंदर। वहाँ पर कौन सा शब्द शुद्ध शुद्ध है पूछा गया है। अंत्याक्षरी, सौंदर्यता, ये भी गलत है, ये भी गलत है, आशीर्वाद भी गलत है, तो बच जाता संन्यास, इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर पूछा गया अशुद्ध है, यानी कि यहाँ पर बाकी 3 शुद्ध हैं, एक अशुद्ध है इसके अंदर, वो हमें छांटना। उपयुक्त सही दिखाई दे रहा, मिष्टान है, व्यावहारिक है, तो इसमें हो जाएगा पूजनीय, ये शब्द है वो गलत है। इसके बाद में 9वें प्रश्न के अंदर उत्तर हमारा क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध, इसमें शुद्ध है पूछा गया है, बाकी 3 गलत हैं। लघुतर, अनुगृहित, लब्ध प्रतिष्ठित, अभीष्ट, ये सारे के सारे देखिए ई बड़ी आती है। अनुगृहित तो वैसे सीधे तौर पर गलत दिखाई दे रहा, लब्ध प्रतिष्ठ होता है, तो यहाँ पर लघुतर इसका उत्तर हो जाएगा। 10वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि शब्द सही है? यहाँ पर सही है पूछा गया है। ग्रीष्म जोड़ ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, सत जोड़ नारी, सदनारी, एक जोड़ एक, एक एक शब्द सही है, तो ये गलत है, ये गलत हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद में पितृ जोड़ उपदेश, पितृ उपदेश होता है, तो ये गलत है, तो ये पहला उत्तर इसका हो जाएगा। इसके बाद में किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? रात दिन, हानि लाभ, माता पिता, माता और पिता हानि और लाभ, रात और दिन परम पिता, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, ये द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी युक्त पूछा गया है, के कई, के कई, कई केई, कई केई, तो इसके अंदर हो जाएगा 4 नंबर उत्तर इसके अंदर हो जाएगा। ये मैंने सारे के सारे प्रश्न पहले वाला जो पार्ट था जैसे हिंदी भाषा का, उसके जो प्रश्न 15 प्रश्न थे उनके उत्तर दे रखे हैं, और इसके बाद में ये जो हैं वो 12 प्रश्न जो व्याकरण वाला पार्ट था उसके प्रश्न हैं, उत्तर हैं। और ये फिर उसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 प्रथम प्रश्न पत्र इकाई फर्स्ट है, इसके अंदर से कितने प्रश्न आए थे? तो इसके अंदर हिंदी भाषा का उद्भव विकास वाले पार्ट से 13 प्रश्न थे और व्याकरण वाले पार्ट से 17 प्रश्न थे, यानी कि कुल 30 प्रश्न हमारे इस इकाई से आए थे असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर। और ये प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, ये फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए तो असिस्टेंट प्रोफेसर से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार तो सीधे सीधे प्रश्न ही ऐसे दे देते हैं। 2018 वाली फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम के अंदर 2016 वाली असिस्टेंट प्रोफेसर जो एग्ज़ाम हुई थी उससे कई प्रश्न सीधे तौर पर उठा के दिए थे, तो विशेष करके उनको तो इनको अच्छी तरीके से तैयार करना ही है। आदिकालीन हिंदी के संबंध में उपयुक्त नहीं है,
संयोगात्मकता की ओर झुकाव, ड ध्वनि का विकास, ढ ध्वनि का विकास, संयुक्त स्वर ऐ का प्रयोग उपयुक्त नहीं है पूछा गया है, तो इसमें संयोगात्मकता की ओर झुकाव इसका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला है हिंदी का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से संबंध नहीं है। अब देखिए 17 बोलियां, ये कोष्टक में दे रखा, ये आरपीएससी ने माना 17 बोलियां, लेकिन कई बार मैंने कई वीडियोस के अंदर ये देखा है, जो मैं अपने यूट्यूब पर भी करवा रखी, कई बुक्स के अंदर भी आ रखा है, वहाँ पर 18 दे रखा है, 18 बोलियाँ दे रखी है, लेकिन 18 नहीं है, यहाँ पर 17 बोलियाँ हैं। ये ध्यान कर लेना, ये आरपीएससी ने देखिए आपके सामने इस प्रश्न के अंदर माना है। तो इसके अंदर कौन सी किस रूप से संबंध नहीं है, शोरसेनी अपभ्रंश से, अर्धमागधी से, मागधी से, इन सभी से, पैशाची से नहीं है हिंदी भाषा का उद्भव। अब इसके बाद में अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का स्थानीय रूप नहीं है, जादोवाटी, डांगी, सिपाड़ी, सिकरवाड़ी। तो तीसरे प्रश्न के अंदर हो जाएगा सिपाड़ी। ब्रज भाषा का स्थानीय रूप जादोवाटी का भी है, डांगी का भी है, सिकरवाड़ी का, सिपाड़ी का नहीं है। बाद में हम इसका विस्तृत विवेचन देखेंगे कि किसमें क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ से आ रही हैं, कौन कौन सी। मैंने बताया था नहीं कि ये पार्ट है वो हमें अच्छी तरीके से जो हमारे सिलेबस में दे रखा है उसको ज़्यादा तैयार करना है। इसके बाद में अगला है भोजपुरी बोली के संबंध में असत्य कथन है। दक्षिणी भोजपुरी भोजपुरी का परिनिष्ठित रूप है, असत्य हमें छांटना है चौथे प्रश्न के अंदर। दूसरा है भोजपुरी बोली की उत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश से मानी जाती है। इसके बाद में अगला ऑप्शन हमारा इसके अंदर है भोजपुरी होली के लिए नागरी व कैथी लिपि का प्रयोग होता है। भोजपुरी बोली के लिए, यहाँ होली नहीं बोली है, यहाँ पर बोली के लिए नागरी और कैथी लिपि का प्रयोग होता है। और अगला है भोजपुरी का क्षेत्र गोरखपुर, बनारस, बलिया आदि है। तो इसके अंदर असत्य कथन हमसे पूछा गया था, तो असत्य कथन इसके अंदर चौथे के अंदर हो जाएगा। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति अर्धमागरी अपभ्रंश से नहीं। अब कौन सी अपभ्रंश से हुई वो हमें छांटना है, कौन सी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ वो हमें रिकॉल करना है। अगर बार बार हम इस प्रकार से अभ्यास नहीं करेंगे तो चीज़ें वो हमारी तैयार नहीं होंगी, भले से हम इसको 10 बार पढ़ लें। 10 बार पढ़ने की बजाय उसके ऊपर चिंतन मनन और मंथन करना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से अवधि की प्रारंभिक कृति मानी जाती है। चंदायन है, मधुमालती है, मृगावती है, चित्रावली है। तो ये प्रश्न है इसके अंदर हो जाएगा चंदायन। मुल्ला दाऊद की जो थी, इसको प्रथम रचना भी है वो राम कुमार वर्मा ने माना इसको, तो वो हमें ध्यान रखना है। उसके बाद में छठा प्रश्न है हमारा कि राजस्थानी भाषा के संबंध में असंगत कथन है। ये राजस्थानी के संदर्भ में पूछा गया। ख ध्वनि के लिए प्राचीन राजस्थानी साहित्य में प्रायः 6 लिपि चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ख के लिए स का प्रयोग हुआ प्राचीन समय में। भोलानाथ तिवारी राजस्थानी का संबंध शोरसेनी के एक रूप नागर अपभ्रंश से मानते हैं। भोलानाथ तिवारी के संदर्भ में ये कथन दे रखा है। अब आप ये समझ गए राजस्थानी को हमें बहुत डीपली से अच्छी तरीके से इसको वो तैयार है वो करना है। राजस्थानी की मरुभाषा मरुबाणी आदि कहा जाता है, राजस्थानी को मरुभाषा मरुबाणी आदि कहा जाता है। और राजस्थानी भाषा भाषी क्षेत्र वर्तमान राजस्थान की भौगोलिक सीमा तक ही सीमित है। तो ये प्रश्न है, इसका ये उत्तर हो जाएगा, सीमा तक ही सीमित नहीं है। अब आप देखते हो मध्य प्रदेश का बहुत सारा क्षेत्र है वो हमारे यहाँ पर राजस्थानी जो भाषा है उसके अंदर प्रयोग किया जाता है। इधर यूपी के अंदर भी किया जाता है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये राजस्थानी भाषा भाषी का क्षेत्र राजस्थान की भौगोलिक सीमा तक ही सीमित नहीं है, यानी कि इसके बाहर भी इसका क्षेत्र है। तो ये इसका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है। मैंने आपको पहले बताया था डिंगल की कौन सी रचना है, क्योंकि राजस्थानी के अंदर ये जो पिंगल और इनके विकास के संदर्भ में अच्छी अलग से दे रखा है। तो ये अच्छी तरीके से हमें इनसे संबंधित जो रचनाएं हैं वो भी हमें देखनी है। मोनोत नैन्सी ख्यात हैं, पृथ्वीराज रासो, अचलदास खिचरी वचनी का पाबूजी या दुहा, तो इसमें आ जाएगा पृथ्वीराज रासो। अब हमें ये देखना है कि ये पिंगल की नहीं है तो किसकी है, डिंगल की या अन्य किसी की है, वो भी हमें याद है वो करना है। अगला प्रश्न है उत्तरी पूर्वी राजस्थानी की प्रमुख बोली है मेवाती, मारवाड़ी, हाड़ौती, ढूंढाड़ी। तो इसके अंदर हो जाएगा ये जो मेवात का क्षेत्र है उत्तरी और पूर्वी अलवर भरतपुर वाला ये जो क्षेत्र है इस हिस्से की बात की जा रही है यहाँ पर। ये तो मेवाती क्षेत्र उत्तरी पूर्वी का। मारवाड़ी का कौन सा क्षेत्र है, हाड़ौती का कौन सा, ढूंढाड़ी का कौन सा। और खास करके अब नए 50 जिले भी बन गए हैं, तो अब थोड़ा सा इसके अंदर जिलों का वेरिएशन भी आएगा
इस कारण से हमें वो चीज़ें उसके अंदर अच्छी तरीके से दोबारा तैयार है वो करनी चाहिए। ढूंढाड़ी बोली को इस नाम से जाना जाता है। ढूंढाड़ी बोली को किस नाम से जाना जाता है? जयपुरी के नाम से, झाड़साई बोली, अहिरवाटी बोली, काई कुई की बोली। तो ढूंढाड़ी बोली को किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा हमारा अहिरवाटी बोली। इसके बाद में है अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न है, राजस्थानी वर्ग की मालवी बोली का क्षेत्र नहीं है। राजस्थानी वर्ग की मालवी बोली का क्षेत्र कौन सा नहीं है? ये हमें देखना रतलाम है, रतलाम, देवास, उज्जैन, रायपुर। तो इसमें हो जाएगा रायपुर। यानी कि कहने का आशय यहाँ पर ये है कि अब हमें उन क्षेत्रों के बारे में भी अच्छी तरीके से देखना जो हमारी दे रखे हैं क्षेत्र, और ख़ास करके विशेष करके जिनका नाम हमारे दे रखा है इसके अंदर, सिलेबस के अंदर जिसका नाम हमें दे रखा है वो भी हमें अच्छी तरीके से तैयार है वो करने हैं। इसके बाद में 11वां प्रश्न है, बागड़ी बोली को निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रभावित करने वाली भाषा या बोली है? पंजाबी है, बघेली है, गुजराती है, गुजराती या ब्रज है। इनमें से कौन सा है? तो बागड़ी को प्रभावित करने सर्वाधिक प्रभावित करने वाली भाषा या बोली कौन सी हो जाएगी? इसके अंदर गुजराती हो जाएगी, क्योंकि बागड़ क्षेत्र है वो हमारा डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है वो वाला क्षेत्र है, और उस क्षेत्र के अंदर विशेष करके जो हमारा डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला है तो गुजराती है वो इसको बागड़ी को सबसे ज़्यादा वो प्रभावित है वो करती है। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा है 12 नंबर का, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये प्रश्न पहले भी आया था, तभी मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर एक प्रश्न ये हमेशा आता है। तो ये बहुत सीधा सा प्रश्न है, तो इसके अंदर कौन सा आ जाएगा? अनुच्छेद 343। इसके बाद में अगला है, हिंदी का मानक रूप किस बोली के सर्वाधिक निकट है? ये प्रश्न है वो बार बार अलग अलग तरीके से लैंग्वेज के आधार पर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और कॉलेज लेक्चर हर एग्जाम के अंदर आता। मानक रूप वाला कि कौन सा क्षेत्र ज़्यादा, खड़ी बोली, कन्नौजी, बांगरू, अवधी। तो हिंदी के सबसे नज़दीक जो मानक रूप इसको माना जाता है, बोली जो सर्वाधिक इसके निकट जो मानी जाती है वो हमें पता है खड़ी बोली है, उसको माना जाता है। तो ये 13 प्रश्न है वो हमारे इसके अंदर आए थे। इन 13 प्रश्न के उत्तर भी मैंने यहाँ पर दे रखे हैं। उसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 प्रथम प्रश्न पत्र की इकाई फर्स्ट के अंदर व्याकरण का जो पार्ट था इसमें से 17 प्रश्न आए थे। अब आप यहाँ पर व्याकरण के 17 प्रश्नों का जो स्तर है वो हमें देखना है कि थोड़ा सा इसके अंदर देखिए जैसे जैसे आगे समय निकलता जा रहा वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर हो ये रहा है कि पेपर का स्तर है वो थोड़ा हार्ड भी बनता जा रहा है। सबसे पहला प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? स्वादिष्ट, दुरावस्था, दिवारात्र, छत्रछाया, कवित्री, कुमुदनी, उच्छ्वास, मातृच्छा, दुष्कर्म, स्रोत, घनिष्ठ, इंद्रजालिक। तो इसमें आप देखोगे शब्द शुद्ध हैं वो वाला पोर्शन ऑप्शन उसमें पूछा गया था और ये प्रश्न डिलीट हुआ। अब आप यहाँ पर देखिए इन सारे शब्दों को अपनी कॉपी के अंदर लिखिए। स्वादिष्ट कैसे लिखा जाता है, दुरावस्था सही है कि नहीं, दिवारात्र सही है या दिवारात्रि सही है, वो हमें छांटना। छत्रछाया, कवित्री, कुमुदनी, आप देखोगे तो इसमें आपको बहुत सारे तकरीबन सभी शुद्ध शब्द हैं वो मिलेंगे, लेकिन आपको इसका अभ्यास है वो करना चाहिए, मेरा ये मानना है। अशुद्ध शब्द नहीं है, मैं इसको यहाँ पर लिखवा भी दूंगा तो उससे बस वो तो किताबों में भी लिखे हैं, लेकिन आपको बिना देखे पहले आपको लिखना है फिर उसको किताब में मिलाना है, और तब इस प्रकार से देखेंगे तब आपको अपनी गलती वो पकड़ में आ जाएगी। अशुद्ध शब्द नहीं है याज्ञवल्क्य, यानी कि 3 अशुद्ध हैं, एक अशुद्ध एक है वो शुद्ध है इसमें से, मंत्री परिषद, पुनरपि, ज्योत्सना। तो दूसरे के अंदर कौन सा आ जाएगा? पुनरपि। ज्योत्सना आपको दिखाई दे रहा है सीधे तौर पर गलत है, मंत्री परिषद गलत है, याज्ञवल्क्य गलत है, तीनों ही गलत हैं ये, और पुनरपि है इसके अंदर उत्तर हो जाएगा। शुद्ध वाक्य नहीं है, अब देखिए पिछले में शुद्ध वाक्य से संबंधित शायद प्रश्न है वो नहीं आया था, लेकिन इसमें देखिए शुद्ध वाक्य से संबंधित प्रश्न है इसी बहाने, और ये शुद्ध अशुद्ध वाक्य वाला जो पोर्शन है ये फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड इसमें अब ज़्यादा आ रहा है, तो हमें खास करके इसके ऊपर विशेष है वो ध्यान है वो करना है। अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया, उपस्थित लोगों ने संकल्प किया, आपका यह मत ग्राह्य योग्य है। तो तीसरे के अंदर उत्तर हो जाएगा, शुद्ध वाक्य नहीं है पूछा गया है, तो ये उत्तर इसका हो जाएगा। 4 नंबर आपका ये मत ग्राह्य योग्य है,
ये उत्तर इसका हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य नहीं है। देखिए और प्रश्न आ गया इसके अंदर, और ये प्रश्न है, ये पार्ट है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल माना जाता है, क्योंकि कई बार हम जो सोचते हैं वो सामने पेपर सेटर नहीं सोचता। फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी 2022 वाले के अंदर भी शुद्ध वाक्य वाला जो प्रश्न आया था उसमें काफ़ी विवाद है, वो अभी भी चल रहा है। वह अपराधी दंड योग्य है, वह पुत्रवत अपनी प्रजा का पालन करता है, अशुद्ध वाक्य नहीं है। यानी कि 3 हैं वो शुद्ध हैं और एक वाक्य ऐसा है जो अशुद्ध है। विद्यार्थियों की मेले में अनेकों टोलियां थी, जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया। तो ये चौथा जो है अशुद्ध वाक्य नहीं है, यानी कि ये वाक्य शुद्ध है। बाकी 3 हैं वो क्या है, अशुद्ध हैं। जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया है। अगला प्रश्न हमारा है, सार्वनामिक विशेषण युक्त वाक्य है, इतने गुणज्ञ और रसिक लोग एकत्र हैं, दोनों के दोनों लड़के मूर्ख निकले, राम का सिर कुछ भारी सा हो गया, उसे दवा 2-2 घंटे के बाद दी जाए। यहाँ पर ये 2 और एक्स्ट्रा हो गया, 2-2 घंटे के बाद दी जाए। तो 5वें प्रश्न के उत्तर क्या हो जाएगा, इतने गुणज्ञ और रसिक लोग एकत्र हुए हैं। इसके बाद में छठा प्रश्न है, किस विकल्प में आक्रामक क्रिया का प्रयोग हुआ है। राजा ने दान दिया, नौकर चिट्ठी लाया, नौकर बीमार रहा, पंडित कथा सुनाते हैं। आक्रामक क्रिया का प्रयोग इसके अंदर पूछा गया है, तो नौकर बीमार रहा आक्रामक क्रिया। दान दिया, इसके अंदर जो हमारा कर्म है वो कहीं न कहीं छिपा हुआ वो चीज़ें हैं। राजा ने जैसे गाय दान में दी, इस प्रकार से इसके अंदर कर्म है वो छिपा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर उत्तर हो जाएगा नौकर बीमार रहा। 7वां प्रश्न हमारा, समुच्चय बोधक अवयव का प्रयोग नहीं हुआ। अब देखिए आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें सारा का सारा इस प्रकार से क्रम से दे रखा है और क्रम से प्रश्न भी पूछ रखे हैं। चोर ऐसा भागा कि उसका पता ही न लगा, राजा ने समुद्र पर्यंत राज्य बढ़ाया, न 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। यद्यपि हम वनवासी हैं तो भी लोग के व्यवहारों को भली भांति जानते हैं। तो 7वें प्रश्न में उत्तर हो जाएगा, राजा ने समुद्र पर्यंत राज्य बढ़ाया। अगला प्रश्न हमारा, अब वो मानक रूप वाला मैं ये बता रहा था क्योंकि पिछले पेपर के अंदर इससे मानक रूप वाले से संबंधित कोई प्रश्न नहीं पूछे गए थे, लेकिन यहाँ पर देखिए, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार द्वारा देवनागरी वर्णमाला सारणी के मानकीकृत स्वीकृत रूप में सम्मिलित नहीं किया जाने वाला लिपि चिन्ह है। ये ख, लरी और ण, ये इसके अंदर यहाँ पर वो इस प्रकार से लिखा जाता है, ण का ध्वनि देती है, वो वाला शब्द है। ये इसके अंदर फॉन्ट नहीं था, तो यहाँ पर ये वाला शब्द वर्ण है, क्योंकि ये उससे हमारे इसके अंदर लिखा नहीं जा सकता, इसके अंदर ये फॉन्ट नहीं है। तो ड़ की ध्वनि देता वो वाला वर्ण है इसके अंदर, यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन पर। तो 8 के अंदर उत्तर हो जाएगा लरी ध्वनि है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली। देखते जाइए इस प्रकार के ये प्रश्न, अब देखिए इसमें से पूछे गए तो हमें इसको विशेष तौर से तैयार है उनको करना चाहिए। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा मानक हिंदी वर्तनी मानकीकरण के अनुसार हाइफन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। कठिन संधियों से बचने के लिए सामान्यतः तत्पुरुष समासों में सा जैसा आदि से पूर्व द्वंद्व समास में पदों के मध्य। तो इसका उत्तर हो जाएगा सामान्यतः तत्पुरुष समासों में, ये इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न आ रहा है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा वर्तनी लेखन संबंधी नियमों के अनुसार अशुद्ध प्रयोग है। खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप खड़ी पाई को हटाकर बनाया जाना चाहिए। अब ये चीज़ें हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे इसको, और साथ साथ में हम इसको अपनी कॉपी के अंदर नोट्सों के अंदर लिखें, बार बार उसको पढ़ें, तब जाके ये चीज़ें क्लियर होती हैं। व्याकरण वाला पोर्शन हम अच्छी तरीके से पढ़ें। पूर्वकालिक प्रत्यय कर क्रिया से मिलाकर लिखा जाए। अब हमें पूर्वकालिक प्रत्यय कौन सा होता है, कर क्रिया कैसे लगती है, वो चीज़ें सारी पता होनी चाहिए। द व है के संयुक्ताक्षर हल लिपि संकेत लगाकर बनाए जाएं। और अगला चौथा ऑप्शन है, तक अवयव सदैव पूर्ववर्ती शब्द के साथ लिखा जाए। तो इसके अंदर उत्तर कौन सा हो जाएगा, प्रश्न संख्या ये हो गया हमारा
10 के अंदर ये हो जाएगा उत्तर इसका 4। उसके बाद में अगला है हिंदी वर्तनी के मानक रूप की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है बूढ़ा, चाहिए, स्थाई, वांग में। तो 11 के अंदर हो जाएगा स्थाई, ये अशुद्ध शब्द है। बूढ़ा सही लिखा, चाहिए और वांग में ठीक है। इसके बाद में 12 का प्रश्न है किस विकल्प के सभी शब्द परा उपसर्ग से निर्मित हैं। से निर्मित है, यहाँ पर से निर्मित है ये पूछा गया। और ये परा उपसर्ग वाला प्रश्न बहुत जगहों पर दिया, इसमें कन्फ्यूजन भी काफ़ी है। कई बुक्स में जो मानक पुस्तकें हैं उसमें कुछ परा उपसर्ग के कई शब्द ऐसे हैं जो दे रखे हैं कि ये इसमें परा उपसर्ग होता है, कईयों में दे रखा है कि इसमें नहीं होता। तो ये थोड़ा सा इसको परा उपसर्ग को ध्यान से तैयार करना। और इसमें परास्त, परामर्श, पराग, पराश्रय, पराभव, परायण, परावर्त, पदार्थ, पराक्रम, पराजय, पराशर और पराधीन ये दे रखे हैं इसके अंदर। और इसमें उत्तर है वो परास्त, परामर्श और पराग है, इसको माना गया है। अगला प्रश्न हमारा किस विकल्प के सभी शब्द संतानवाची प्रत्यय से निर्मित है। राघव, कौरव, लाघव, पुष्पित, हर्षित, पल्लवित, शैव, पार्थिव, गौरव, काश्यप, वासुदेव, पार्थ। तो 13 के प्रश्न के अंदर उत्तर हो जाएगा काश्यप, वासुदेव और पार्थ। अगला प्रश्न है, और ये शब्दों के अर्थ भी हमें जानने चाहिए। पार्थ किसको कहा गया है, वसुदेव से उत्पन्न संतान को वासुदेव, काश्यप से काश्यप। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि ये किस के संदर्भ में अर्थ दे रहे हैं। किस विकल्प के सभी शब्द स्वर संधि से निर्मित हैं। अधोगति, स्वागत, षडानंद, मनोयोग, देवेंद्र, सदानंद, वार्तालाप, चंद्रोदय, देवर्षि, महोत्सव, वयोवर्ध और प्रमाण। तो इसके अंदर हमारे 14 का जो प्रश्न है इसके अंदर उत्तर हो जाएगा तीसरा, वार्तालाप, चंद्रोदय और देवर्षि। हमें स्वर संधि के संदर्भ में पूछा गया है, तो इसका तीसरा उत्तर हो जाएगा। 15 का प्रश्न है किस विकल्प के सभी तत्पुरुष समास से निर्मित है। अभी देखिए ये जिस प्रकार के ये प्रश्न आ रहे हैं ऐसे ही प्रश्न अब की बार सेकंड ग्रेड के अंदर आए थे। इसमें सेकंड ग्रेड का प्रश्न है, वास्तव में बहुत ही स्तरीय पेपर था, बहुत अच्छा था तैयारी करने वालों के लिए। और इसी कारण से मुझे लग रहा है कि सेकंड ग्रेड की कट ऑफ है वो काफ़ी नीचे आएगी अब की बार। दूसरा फैक्टर वो पेपर दोबारा हुआ वो तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में पेपर जो सब्जेक्ट का जो पेपर था वास्तव में तैयारी करने वालों के लिए बहुत अच्छा पेपर था वो। हर दिन, आशातीत, कविश्रेष्ठ, गृहस्थ, हरफन मौला, कपड़छन, हर रोज, देशभक्ति, ग्रामवास, राजपुत्र, अकाल पीड़ित, हाथों हाथ। अब एक एक शब्द को हमें ध्यान से देखना है, उसमें कौन सा समास है, कौन सी परिस्थिति में कौन सा समास होगा, तब जाके हमारी तैयारी है वो सुचारू रूप से और अच्छी होगी। और ये सब कुछ तभी होगा जब हम सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे ये यूट्यूब के ऊपर। और ये जो है ना कोचिंग वाले जो सिस्टम है उसमें कम ध्यान दें। मैं ये नहीं कहता कि वो न करें, आप अपनी संतुष्टि के लिए और अपनी रेगुलरिटी के लिए कह सकते हैं, हम वो कर सकते हैं वो चीज़ें, लेकिन ज़्यादा महत्व है वो सेल्फ स्टडी का है। मैं बार बार फिर कह रहा हूँ, सेल्फ स्टडी जब तक आप नहीं करोगे तब तक वो अच्छा नहीं है। तो इसके अंदर उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। इसके बाद में वाक्य के संबंध में अनुपयुक्त कथन है। वाक्य वाला जो पार्ट है वो उसमें नहीं आया था, शायद कम आए थे प्रश्न उसका, लेकिन यहाँ पर है वाक्य के मुख्य 2 अवयव होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्दों को विधेय कहते हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय रहता है उसे साधारण वाक्य कहते हैं। रचना के अनुसार वाक्य के 3 जो प्रकार हैं वो होते हैं। तो इसमें हो जाएगा 16 के में उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। जिस वस्तु के विषय में कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्द को विधेय नहीं उद्देश्य कहते हैं। ये इस प्रकार से हमें इसको तैयार है वो करना है। 17 का प्रश्न है अर्थ के अनुसार वाक्य का प्रकार है वो नहीं है। 17 के में हो जाएगा संबंध बोधक, आज्ञार्थक, संकेतार्थक, संदेह सूचक। तो 17 के में उत्तर हो जाएगा आपका संबंध बोधक, इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये प्रश्न मैंने आपको अब करवाए हैं 15, 12, 27, 27 और 13, 40, 50, 57 प्रश्न मैंने आपको अब तक हैं वो टोटल है वो करवा दिए। 57 प्रश्न आपको मैंने करवा दिए हैं। अब अगले पार्ट के अंदर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगले पार्ट के अंदर हम
मैं आपको ये दिखा देता हूँ, नीचे ये तो प्रश्न के उत्तर हैं। अन्य परीक्षाओं के अंदर आए हुए प्रश्न ग्रेड सेकंड 2010 से लेकर 2022 तक के जो प्रश्न आए हुए हैं हमारे हिंदी भाषा का उद्भव और विकास से संबंधित। यहाँ पर व्याकरण वाला पोर्शन मैंने शामिल नहीं किया है, व्याकरण वाला पोर्शन इसमें शामिल नहीं है। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास से संबंधित तय करीबन है वो हमारे 35 प्रश्न है, वो मैं आपको और करवाऊंगा। ग्रेड फेस्ट के अंदर आए हुए वो भी मैं आपको इसके इसी भाग में करवाने की कोशिश करूंगा। तो लगभग 50-55% के लगभग ये प्रश्न हो जाएंगे। तो वो पार्ट है वो अगले वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड और कॉलेज लेक्चरर वाले मुझसे भी बहुत अच्छे अच्छे विद्वान हैं, लेकिन कॉलेज लेक्चरर वाला जो पार्ट है उसके अंदर कम से कम मैं इतना आपको बताना चाहता हूँ कि हर इकाई का एनालिसिस करके हम किस पार्ट से कितने प्रश्न, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और उससे संबंधित जो भी नोट्स मैंने बनाए हैं वो नोट्स पिछले सारे पेपरों के आधार पर प्लस कई बुक्स के आधार पर हैं। मैं आपको वो नोट्स और करवाऊँगा। आपकी इच्छा हो तो नोट्स पढ़ें, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेल्फ स्टडी को महत्व दें, इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको अगला जो है रोज़ रोज़ वीडियो भी नहीं आती। अब ये पार्ट आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, परसों या उसके आगे 2-3 दिन बाद में मैं एक पार्ट और इसका डालूंगा। कॉलेज लेक्चरर की एग्ज़ाम इतनी जल्दी नहीं होगी, फरवरी मार्च के लगभग एग्ज़ाम होगी। और वैसे देखा जाए तो 2013 वाली जो एग्ज़ाम 2016 के लगभग हुई थी, तो उसका कुछ पता भी नहीं चलता। लेकिन फिर भी हमें पढ़ाई वो अच्छी तरीके से, फरवरी के अंदर एग्ज़ाम होने की 100% संभावना इसकी है, इसलिए फरवरी के हिसाब से अकॉर्डिंग फरवरी हमें तैयारी है वो हमें करनी अपनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, बाकी बाद में कल।